ब्लैक डहेलिया। ये हो सकता है कि आपने इससे पहले एक कहानी इसका नाम सुना हो, क्योंकि यह वर्ल्ड फेमस क्राइम स्टोरी है। इसकी शुरुआत होती है 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब उसी साल की एक घटना है, तकरीबन 75 या 76 साल पुरानी घटना है। लेकिन अभी तक यह रहस्यमयी घटना और इसका कोई भी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया, इसीलिए ये घटना इतनी ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस के लिमट पार्क में बेटी बर्सिगर नाम की एक महिला अपने 3 साल की बेटी को लेकर पार्क में घूमने गई। तभी उसने देखा लेफ्ट तरफ की झाड़ियों में वहाँ पर उसे एक लड़की पड़ी हुई दिखती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई पड़ा हुआ है। तब वो पास जाकर देखती है कि क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन ध्यान से देखा तो वो लड़की नहीं बल्कि वो एक मैनीक्वीन है। मैनीक्वीन क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि दुकानों में कपड़े वगैरह सजाते हैं, कपड़े पहना कर रखते हैं पुतलों की तरह, उसे मैनीक्वीन कहते हैं। इतनी ज़्यादा सफ़ेद थी वो लड़की कि उसे शुरुआत में लगा कि ये एक मैनीक्वीन है। इसके बाद वो ज़रा करीब जाकर देखती है तो क्या देखती है कि वो लाश थी, जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी। उसे देखकर वो चीखती हुई वहाँ से भागती है। पास ही एक घर था, घर में जाकर पुलिस को फ़ोन करती है। तब पुलिस आकर उस लाश को देखती है तो लाश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जिसने भी उसे देखा उसकी हालत ख़राब हो गई। वह जो लाश थी उसके सर से कमर तक का हिस्सा अलग था और पैर अलग पड़े हुए थे, और जो उसका चेहरा देखता था उसका चेहरा सबसे ज़्यादा खतरनाक था, जिसके कारण वो केस इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। उसका जो चेहरा था उसमें होठों से लेकर करीब करीब कानों तक दोनों तरफ से एक लंबा कट मार दिया गया था। जैसे जोकर मेकअप होता है उसी टाइप का एक लंबा कट दोनों होठों की तरफ से काट कर पूरा कट मार दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्माइल कर रही हो, एक ख़तरनाक स्माइल। और इतना ज़्यादा वो हॉन्टेड, इतना ज़्यादा क्रीपी लग रहा था कि जिन लोगों ने उसे देखा वो देख कर वहाँ से चीखते हुए भागते थे। ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आने लगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करने लगे। हर एक मिनट इस केस को कवर कर रहा था। हर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह खबर 4 महीनों तक छपती रही। इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था कि ये केस लोग चाहते थे कि हमें इस केस के बारे में पता चले। जिस भी न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन होती थी वो न्यूज़पेपर फटाफट बिक जाता था। इतना ज़्यादा उस समय का यह घटना चर्चे में था, इतना हाइप था इसका। और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये केस बहुत चर्चे में रही। खैर, कुछ ख़ास चीज़ें थी इस केस के बारे में। जहाँ पर वो लाश पड़ी थी वहाँ पर आसपास कोई भी खून की बूंद नहीं थी। बिल्कुल भी वहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा था कि कत्ल वहीं पर हुआ हो। अगर वहीं पर होता तो बहुत ज़्यादा खून फैला होता, लेकिन ऐसा नहीं था। आसपास कोई भी खून नहीं था। लाश बिल्कुल न्यूड थी, उसके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। इसकी पहचान नहीं की जा सकती थी। उसका जो सीना था और जो जांघ था यानी थाई वाला हिस्सा था, उसे बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे, जैसे कि उसको मारने से पहले बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया हो। उसके फेस पर कट लगे हुए थे। उसके घुटने पर से बहुत सारा मांस गायब था। उसके घुटने पर से जो मांस था वो काट कर निकाल लिया गया था। बाद में पता चला कि इसका रीज़न ये था कि एक रोज़ टैटू कराया हुआ था, तो उसी रोज़ टैटू को निकाल दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। और उसके कुछ इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। उसकी जो लाश थी उसको पूरा पानी से साफ़ किया गया था कि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके, और जिसने भी ये कांड किया था उसका कोई डीएनए उसकी लाश पर से ना मिल पाए। ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और यहाँ ला कर के फेंक दिया गया हो। बाद में जांच के बाद ये पता चला कि उसका रेप भी किया गया था। उसके हाथ पैरों पर रस्सी के निशान थे और उससे यह पता चल रहा था कि शायद उसे बांधकर टॉर्चर किया गया था। खैर, लाश मिलने से 10-12 घंटे पहले उसका मर्डर हो चुका था। उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट। वो 22 साल की सुंदर सी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर कहा जा सकता है। जब उसकी लाश मिली उस समय भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। ये केस 4 महीने तक न्यूज़पेपर पर छपता रहा। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि एलिजाबेथ 1924 में बोस्टन में पैदा हुई थी। उसकी कुल 5 बहनें थी, जिसमें ये 3rd नंबर की बहन थी। पिता का नाम था क्लियो शॉर्ट। वह गोल्फ पार्क में काम किया करते थे।
5 साल की उम्र में जो एलिजाबेथ के पिता थे उन्हें छोड़कर लॉस एंजलिस आ गए थे। बाद में उसकी मां ने उन्हें अकेले पाला था, सारे बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया था। उसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े, खाने के लिए ढंग का खाना, इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। बहुत ज़्यादा वो गरीब थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि इसका एक्ट्रेस बनने का सपना था। या तो ये हीरोइन बनना चाहती थी हॉलीवुड में, या फिर आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी। और उसने आर्मी में अप्लाई भी किया था। और उसकी जो पहचान हो गई थी लाश मिलने के बाद, उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि इसका आर्मी में जो भी उसने अप्लाई किया था उसमें इसके फिंगरप्रिंट प्राप्त हो गए थे पुलिस को। खैर, वो 15 साल की हुई, धीरे धीरे गरीब झेलते हुए 15 साल की जब हो गई तो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं एक बड़े शहर में जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मेरे कुछ सपने हैं। उसके पिता ने उसे पैसे भेजे। पैसे लेकर वो कैलिफोर्निया तो गई। उसके पिता कैलिफोर्निया में ही रहते थे, वो पिता के साथ ही रही, लेकिन बाद में उसके पिता से ज़्यादा बनी नहीं। उन दोनों की आपस में पटती नहीं थी, आपस में उनकी लड़ाई होती रहती थी, तो पिता से वो अलग हो गई। पिता से अलग तो वो हो गई, लेकिन अब उसके पास खर्चा चलाने की दिक्कत थी। उसके पास पैसे की कमी थी, वो अपनी बेसिक चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाती थी। उसका अपना खर्चा चलता नहीं था और खर्चा चलाने के लिए उसने बहुत सारे बॉयफ्रेंड बनाए। एक के बाद एक बॉयफ्रेंड बनाती जाती थी और वो इतनी सुंदर थी कि बॉयफ्रेंड की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो खर्चे अपने पूरे करने के लिए बॉयफ्रेंड बनाती थी, उनके साथ घूमती फिरती थी, ड्रिंक करती थी। इसके अलावा वो ऑडिशन भी देती रहती थी बीच बीच में, हीरोइन बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए ऑडिशंस देती थी और अपने बॉयफ्रेंड से एंजॉय भी करती थी। क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वहाँ पर इन चीज़ों को गलत नहीं समझा जाता था उस समय भी। और उसका एक सीरियस रिलेशनशिप भी हुआ था एक यूएस एयरफोर्स के ऑफिसर के साथ, जिसका नाम था मैथ्यू माइकल। वो एक एयरफोर्स का ऑफिसर था और बहुत अच्छा लड़का था। उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप चली। जो मैथ्यू था उसने एलिजाबेथ को प्रपोज भी किया था और एलिजाबेथ ने उसको हाँ भी किया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में प्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई। अब लोग कहते हैं कि हो सकता है कि अभी अगर वो ज़िंदा होता तो वो उससे शादी कर चुकी होती और तब उसका ये हश्र नहीं होता। बाद में उसने अपनी ज़िंदगी में कई बॉयफ्रेंड बनाए और इसी तरह से उसकी ज़िंदगी कटती रही। खैर, जब लाश मिली तो उसके 1 घंटे के अंदर उसकी पहचान हो गई। भले किलर ने ये चाहा था कि उस लाश की पहचान ना हो, लेकिन शुरुआती 6 मिनट के अंदर ही लाश की पहचान हो गई। क्योंकि ये जो लड़की थी ये 1953 में एक अंडरएज ड्रिंकिंग केस में अरेस्ट हुई थी, यानी कि उस समय वो 19 साल की थी और वहाँ पर 21 साल से पहले ड्रिंकिंग करने की परमिशन नहीं थी। इसलिए जब उसने अंडरएज ड्रिंकिंग की तो उसे अरेस्ट हुई थी। बाद में उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके सारे फिंगरप्रिंट्स जो पुलिस स्टेशन था उसमें मौजूद थे। अब ये जो लड़की थी एलिजाबेथ शॉर्ट, इसका नाम था। ब्लैक डहेलिया क्यों पड़ा? तो इसको ब्लैक डहेलिया के नाम से ही जाना जाता है। क्यों पड़ा इसका नाम? इसके पीछे कई रीज़न्स थे। पहला रीज़न ये था क्योंकि वो जनरली काले कपड़े ही पहना करती थी, ज़्यादा द मोस्ट ऑफ द टाइम काले कपड़े पहना करती थी और अपने बालों में एक डालिया नाम का फ्लावर लगाया करती थी, इसलिए लोग इस नाम से उसे बुलाने लगे। इसके अलावा 1947 में डेथ हुई। इसके 1 साल पहले 1946 में एक मूवी आई थी ब्लू डहेलिया, शायद इसके कारण भी उसके नाम में ब्लैक डहेलिया पड़ा। वो मूवी काफ़ी हिट रही थी, तो ये सब उसके रीज़न थे जिस कारण उसका नाम ब्लैक डहेलिया पड़ा। खैर, उसके मर्डरर, उसके किलर का कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगता था कि उसकी जिसने भी हत्या की है वो प्रोफेशनल डॉक्टर रहा होगा, क्योंकि सर्जिकल नाइफ से उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद FBI को ये केस सौंप दिया गया, लेकिन FBI को कोई भी क्लू नहीं मिला। अलग अलग टाइम पर करीब 60 लोग आए। 60 लोग ये कहने के लिए आए कि हमने ही ब्लैक डहेलिया की हत्या की है, लेकिन कोई भी उनकी बातों में कोई भी तालमेल नहीं था। उनका टाइम, उनकी लोकेशन कुछ भी मैच नहीं हो रही थी। वो सिर्फ पॉपुलर होने के लिए आए थे, क्योंकि यह केस रोज़ न्यूज़पेपर पर छप रही थी और वो चाहते थे कि हमारी चर्चा हो, हमारी फ़ोटो भी न्यूज़पेपर में छपे। लोग इन चीज़ों से बचते हैं, लेकिन कई जगहों पर लोगों का दिमाग कुछ गलत तरीके से चलता है। वो इन चीज़ों को पॉपुलर होने का तरीका मानते हैं। तो जो भी 60 लोग वहाँ आए थे, सब के सब फेक थे। लेकिन कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में कॉल आई, उसमें कहा गया कि मैं किलर बोल रहा हूँ
और आपको कुछ दिनों बाद एक कुरियर मिलेगा, उससे यह साबित हो जाएगा कि मैं ही ब्लैक डहलिया का कातिल हूँ। खैर 9 दिन बाद 23 फरवरी 1947 को एक कुरियर आया। उस कुरियर में एलिजाबेथ की कुछ चीज़ें थी, जैसे कि उसकी फ़ोटो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका बिजनेस कार्ड और एक एड्रेस बुक जो उसकी खुद की थी। उस एड्रेस बुक की कुछ पेजेस गायब थी। उसके बाद न्यूज़पेपर वालों ने उस कुरियर को लेकर FBI को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर उस पूरे कुरियर को फॉरेंसिक जांच हुई। उस एड्रेस बुक के कुछ पेजेस, जैसा कि मैंने बताए, वो गायब थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर 60 सस्पेक्ट्स ऐसे थे जिनके एड्रेस उस एड्रेस बुक पर मिले। उन सारे सस्पेक्ट्स को बुलाया गया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। ज़्यादातर एड्रेस उसके बॉयफ्रेंड के थे, जिन्होंने पुलिस को सच सच बता दिया कि हम उससे मिले थे, लेकिन हम वहाँ से चले गए थे। खैर फिर एक लेटर और मिला और ऐसे करके 13 लेटर्स मिले, लेकिन पेट्रोल से सबके फिंगरप्रिंट साफ़ कर दिए जाते थे। इस लेटर में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता था। खैर बाद की एक लेटर में एक फिंगरप्रिंट मिला जो सबसे मिलाया गया 60 सस्पेक्ट्स के साथ, जिन्होंने कहा था कि हमने ही ये किया है, हमने ही ब्लैक डहलिया को हत्या की है, लेकिन कोई भी मैच नहीं मिला। खैर लेटर भी धीरे धीरे आने बंद हो गए और ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला गया। और आज लगभग 75-76 साल के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला, और इसलिए ये केस आज भी अनसॉल्व केसेस में काफ़ी ऊपर माना जाता है। जितने भी दुनिया में अनसॉल्व केसेस हैं उसमें से ये एक है। तो खैर मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिलाकर 3 ऐसे लोग थे जिन पे पुलिस को सबसे ज़्यादा शक था। वो 3 सस्पेक्ट थे। कई साल तक उनके पीछे लगी रही, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाई। जिनमें पहला सस्पेक्ट था वो था रॉबर्ट रेड मैनली। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, एक अमीर आदमी था। वो ब्लैक डहलिया से करीब 1 महीने पहले मिला था, उसकी मौत से 1 महीने पहले। वह लोग कहीं साथ घूमने गए थे। घूमने के बाद 15 जनवरी को हत्या हुई। उससे 1 हफ्ते पहले 9 जनवरी 1947 को उसने ब्लैक डहलिया को एक होटल के सामने छोड़ा था। उसके बाद ब्लैक डहलिया को किसी ने भी नहीं देखा। उसके बाद से उसको जिंदा देखने वाला कोई भी विटनेस सामने नहीं आया। 7 दिन बाद उसकी लाश मिली। तो ऐसा माना जाता है कि शायद रॉबर्ट ने उसे कहीं कैद करके रख दिया था और झूठ बोला था कि मैंने उसे होटल के सामने छोड़ा। और उस समय CCTV कैमरास होते नहीं थे कि आप आराम से किसी को लोकेट कर लो। इसलिए रॉबर्ट से पूछताछ होती रही, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ। उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया, जो कि उसने पास कर लिया। बाद में उसका नार्को टेस्ट भी हुआ, लेकिन उसने भी उसको क्लियर कर लिया। और बाद में 1986 में 9 जनवरी को ही, जिस दिन वो कहता है कि मैंने इसको, जो एलिजाबेथ थी, इसको होटल के सामने छोड़ा था, उसी 9 जनवरी को 1986 में उसकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। उसी तारीख को, जबकि उस पर ब्लेम था कि उसने एलिजाबेथ को, यानी कि ब्लैक डहलिया को कैद करके रखा था। खैर ये फर्स्ट सस्पेक्ट था जिसके बारे में कोई भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, कुछ भी साबित नहीं हुआ। फिर 1997 में यह केस हुआ था। 1947 में उसके 50 साल बाद 1997 में ये जो मीडिया थी उसने एक डिटेक्टिव का इंटरव्यू लिया। उसका नाम था रोल्फ एस्जेल। ये लास्ट डिटेक्टिव था जो कि लास्ट तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता रहा। उसके अनुसार जो सेकंड सस्पेक्ट था वही किलर था। उसने कहा कि जो एलिजाबेथ यानी ब्लैक डहलिया थी, उसके बॉडी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसने किलर को खोज लिया था। जिस रात बॉडी मिली थी पार्क से, वहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार दिखी थी, लोगों ने देखी थी, और उस कार को उसने खोज भी लिया था। लेकिन जो मालिक था उसने उस कार को पेंट कर दिया था और कुछ भी साबित नहीं हो पाया। और जो कार का मालिक था वही किलर था, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ, इसलिए उस किलर का नाम इसने नहीं खोला। लेकिन यह माना जाता है कि वही किलर था। खैर यह तो एक आधी अधूरी जानकारी लगती है। अब जो थर्ड सस्पेक्ट था और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट था इस केस का, जिसके बारे में आज भी लोग शक करते हैं कि वही कातिल था, और आप भी यही सोचेंगे कि हाँ यही कातिल हो सकता है, वो था डॉक्टर जॉर्ज हुडेल। उनसे कई बार पूछताछ की पुलिस ने, बहुत ही ज़्यादा उन पर निगरानी रखी। इन्वेस्टिगेटर स्टीव हुडेल ने, वो उसका बेटा था, अपना बेटा, जो कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो उसका पिता था डॉक्टर जॉर्ज हुडेल। उसने अपने पिता ही को किलर माना था, उसके पीछे बहुत समय तक लगा रहा। फिर 1999 में, यानी कि इतने सालों के बाद, स्टीव ने एक बुक लिखी थी और उसमें सारा डिटेल लिखा था। यह भी लिखा था कि जो ब्लैक डहलिया थी
उसका किलर कोई भी नहीं था, उसके पिता ही हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण थे। पहला कारण था जॉर्ज हुडेल का डॉक्टर होना। वो एक बहुत ही अमीर डॉक्टर था, उसके प्राइवेट क्लिनिक था और उस पर वो मरीज़ों का इलाज किया करते थे। अपने ही घर में एक सीक्रेट रूम बनाकर रखा था जहाँ वो लोगों का इलाज करते थे, लेकिन उस प्राइवेट जो सीक्रेट रूम था उसमें किसी को आने की परमिशन नहीं थी। स्टीव हुडेल बताता है कि मेरे पिता उस कमरे में किसी को भी आने नहीं देता था, वहाँ पर मरीज़ों का इलाज करता था और उस जगह को लॉक करके रखा था, यहाँ तक कि बिना परमिशन के वहाँ कोई नहीं जा सकता था। वो प्रोफेशनल सर्जन तो नहीं थे, लेकिन कई मेडिकल कॉलेजेस से उसने सर्जन बनने की ट्रेनिंग ली थी। खैर 1991 में डॉक्टर जॉर्ज की डेथ हो गई और उसकी डेथ के बाद जो उसका बेटा था जिसने ये सारी बातें सामने लाई, उसने अपने पिता के उस कमरे की और सामान की तलाशी ली। तो जब उसने उस कमरे की तलाशी ली तो उसके सामने 2 फ़ोटो मिले जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो ब्लैक डहलिया की लगती थी। इन तस्वीरों को फोरेंसिक्स ने जांच की और जब जांच की तो उन्होंने 85% तक तो नो मैच बताया, यानी कि उन्होंने बोला कि इसका 85% तक कोई मैच नहीं हो रहा है, केवल 15% ये मैच कर रही है ब्लैक डहलिया से। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि उस ज़माने में बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एडवांस की चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में। लेकिन फिर धीरे धीरे 2014 में फेशियल रिकॉग्निशन का एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ जो कि बहुत ज़्यादा सटीक था। तो जब उससे इन तस्वीरों का मैच कराया गया ब्लैक डहलिया की, तो उस मैच में उसने बताया 92 से 95% तक मैच बताया, यानी कि 95% तक तो वो फ़ोटो असली ब्लैक डहलिया की फ़ोटो से मैच हो रही थी। खैर इसके बाद स्टीव हुडेल ने और ज़्यादा छानबीन की तो उसके पिता और ब्लैक डहलिया के बीच लव अफेयर होने की बात सामने आई। ब्लैक डहलिया के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, उनमें से उनके पिता डॉक्टर जॉर्ज भी थे, जो कि ब्लैक डहलिया के साथ उनका लव अफेयर चल रहा था और उनको एक होटल में साथ देखा भी गया था।